Hello everyone. After a long gap, we are back here. So we had already discussed in a last video about the GS paper 3. हम लोग पेपर 3 के ऊपर में हमने डिस्कशन किया हुआ था. हम लोग GS पेपर 3 को हम लोग पढ़ रहे हैं. हम लोग ज्योग्राफी के सेक्शन में, जिसमें पेपर जो 3 होता है, इस पेपर 3 में दो पार्ट था, जिसमें एक था हिस्ट्री और दूसरा था ज्योग्राफी का सेक्शन, जिसमें हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी के सेक्शन को हमने पढ़ लिया था. सॉरी, हिस्ट्री के सेक्शन को हमने कवर कर लिया था. डिटेल में सिलेबस को हमने देख लिया था. अभी इस वाले हम वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में, हम ज्योग्राफी के सेक्शन को हम देखेंगे. और आई होप कि लास्ट वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहे, और वीडियो से जो कुछ भी आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे. तो हम लोग बिना टाइम को गवाए हम लोग ज्योग्राफी के सेक्शन पे आते हैं और ज्योग्राफी पे डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं. सो दोस्तों, ज्योग्राफी का जो हमारा सेक्शन है, ये सेक्शन में 100 मार्क्स का होगा. ये 100 मार्क्स का एग्जाम है. मतलब ये पेपर 3 में ही है. पेपर 3 का ही ये पार्ट है. ये पेपर 3 का ही पार्ट है. हिस्ट्री हमने डिस्कस कर लिया है. ज्योग्राफी का सेक्शन पे डिस्कशन कर रहे हैं. ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में हमें ओरिजिन के बारे में पढ़ना है, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कि अर्थ का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, ओरिजिन क्या हुआ, अर्थ जो हमारा है वो इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है. जैसे हमें अलग अलग लेयर्स हमें पढ़ना है, हमें क्रस्ट पढ़ना है, हमें मैंटल पढ़ना है और हमें कोर पढ़ना है. इन सब के बारे में हमें अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है. ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है. और मेंस को आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका प्रीलिम्स का ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन डन होगा. वेगनार्स की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हमें पढ़ना है. ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, ड्रिफ्ट आखिर होता क्या है, प्लेट्स टेक्टोनिक्स क्या होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे वर्क करते हैं. तो ये क्लास 11th के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको कवर मिलेगा. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल आल्सो गिव यू दी सोर्सेस फ्रॉम वेयर यू शुड रीड, और अपने कंटेंट को डेवलप करिए, गो थ्रू करना है. ठीक है, सुनाओ. उसके बाद आप ज्योग्राफी के इस सेक्शन में आप वोल्केनोस को देखेंगे. ये वही वोल्केनोस जो आप न्यूज चैनल पे देखते हो कि ज्वालामुखी फूट गया, निकल गया. तो वो आखिर होता कैसे, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और वो कहाँ पर निकलते हैं. आप अर्थक्वेक के बारे में जान को पढ़ने को मिलेगा कि अर्थक्वेक होता क्या है, एस वेव क्या होता है, पी वेव्स क्या होते हैं, एस वेव्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक से क्या क्या डिजास्टर प्रॉब्लम है. इसके बाद अगर आप कहीं पे एसडीएम बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, आगे चल करके आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तो आपको बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट का, आपको बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट का डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, और आपके अंदर में डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा. यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं और वहां पर अर्थक्वेक आ गया, तो उस अर्थक्वेक तो आ गया, बट उसके बाद आपकी क्या पॉलिसीज होगी, एनडीआरएफ के साथ आपका कैसे कोलैबोरेशन होगा, लोगों के साथ कैसे आप डील करेंगे, सिचुएशन क्या आएगा, रिहेबिलिएशन करना, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये सब काम आपको करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द ऑफिसर ऑफ इंचार्ज. फिर आगे हम इस टॉपिक में देखेंगे कि सुनामी के बारे में. सुनामी भी एक नेचुरल डिजास्टर के तौर पे हम देखते हैं. ये मैन मेड नहीं है. सुनामी होता हालांकि अर्थक्वेक ही है, बट ये सी में, ओशंस में आते हैं, तो हम इसे सुनामी कहते हैं. सुनामी जो वर्ड है ये एक जापानीज वर्ड है. नाउ इसके बाद का टॉपिक है मेजर टाइप ऑफ रॉक्स. यानी कि अब अर्थ के अंदर हमने पढ़ लिया, हमने सारी चीजों को देख लिया, अर्थक्वेक देख लिया, सुनामी देख लिया, वोल्केनोस देख लिया. अब रॉक को पढ़ेंगे. रॉक क्या होता है, यही पत्थर. रॉक्स क्या होते हैं, ये कितने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इवोल्यूशन इनका कहाँ से हुआ, शुरुआत कैसे हुआ, इसमें लैंडफॉर्म्स कैसे कैसे बनते हैं, फेलुवियल हो गया, ग्लेशियल हो गया, एरिड हो गया, क्रास्ट रीजन हो गया. तो यानी कि लैंड फॉर्म्स को हमें पढ़ना है, हमें लैंड फॉर्म्स को पढ़ना है. अगर रॉक पढ़ रहे हैं तो रॉक के साथ सॉइल को पढ़ना है. सॉइल कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार के सॉइल होते हैं, ब्लैक सॉइल, रेगुलर सॉइल जिसे हम बोलते हैं, रेड सॉइल हम बोलते हैं, येलो सॉइल बोलते हैं, बहुत सारे. झारखंड में मेजोरिटी में किस टाइप के सॉइल प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, वो हमें पढ़ना है. जियोमॉर्फिक प्रोसेस को पढ़ेंगे कि कैसे वेदरिंग होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स कैसे होते हैं, मास वेस्टिंग्स कैसे होते हैं, इरोजन और डिपोजिशन कैसे होता है, जब नदी बहता है तो कटाव करने के बाद इरोजन करता है, डिपोजिशन कैसे होता है,
रिवर्स में मियांडरिंग होते हैं, ऑक्सबो लेक्स बनते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे है, भांगर, खादर, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, लैंडस्केप की साइकिल्स को हमें पढ़ना है, एंड आइडियाज ऑफ डेविस एंड पैनिक, इन थ्योरीज के बारे में, इनके बारे में हमें स्टडी करनी है. Later in this video I will tell you about the sources from where you should read. Now इसमें हमें फिर पढ़ना है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ के ऊपर में कितने सारे हमारे लेयर्स हैं, यानी ट्रोपोस्फेयर से लेके एक्सोस्फेयर तक जा रहा है, तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, और फिर स्पेस आता है. तो एटमॉस्फेयर के बारे में आपको पढ़ना है. ओजोन कहाँ पर होता है, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन वाला ये जो इंडेक्स है ये कैसे दिखता है, ये सब बेसिक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है. हमें इन सब चीज़ों के ऊपर में स्टडी करनी है और अपने नोट्स को तैयार करके रखना है. इंसोलेशन ऑफ हीट बजट ऑफ द अर्थ, अर्थ पर सूर्य की किरणें कितने आ रही हैं, कैसे वो रिफ्लेक्टेड बैक हो रही हैं, ए बी सी टाइप ऑफ यूवी रेज हैं, विजिबल लाइट्स कौन कौन से क्या है, विबग्योर का रोल, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का हमारे अर्थ पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है टेम्परेचर का. इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर हम हाइट के साथ बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर घटता है. अगर हम अर्थ के सरफेस से धीरे 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 हम ऊंचाई की तरफ बढ़े तो हमारा टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा. ठीक है. एयर मासेस के बारे में पढ़ना है, फ्रंट्स के बारे में पढ़ना है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, यानी कि साइक्लोन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. न्यूज में हमेशा आप सुनेंगे कि बे ऑफ बंगाल में, या अगर हमारा ये इंडिया है तो आप हमेशा सुनेंगे कि इधर से चक्रवात उठ करके आता है और उड़ीसा वाले रीजन में, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में हमेशा आकर के स्ट्राइक करते हैं. या फिर अरबियन सी से भी आते हैं और इधर साइड में बिपरजॉय के बारे में आपने सुना होगा. ठीक है. बहुत सारे हैं, हर साल एक दो साइक्लोन के बारे में न्यूज में आता है, वो पढ़ना है. तो साइक्लोन बनते कैसे हैं, क्या क्या इसका फॉर्मेशन का तरीका है, और ये जेपीएससी के और डिफरेंट यूपीएससी और अदर पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि साइक्लोन फॉर्मेशन होने के लिए क्या टेम्परेचर का, सी सरफेस टेम्परेचर क्या होना चाहिए. तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से और किस डिटेल में पूछ सकता है एग्जाम में. तो साइक्लोन इंपॉर्टेंट है. एवोपोरेशन के बारे में हमें पढ़ना है, एवोपोरेशन क्या होता है. ठीक है. कंडेंसेशन क्या होता है, ड्यू किसे कहते हैं, फ्रॉस्ट किसे कहते हैं, मिस्ट किसे कहते हैं, क्लाउड क्या होता है, क्लाउड के कितने टाइप होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस, निम्बस, ठीक है, स्ट्रैटो, मतलब क्लाउड के अलग अलग टाइप्स पढ़ने हैं. रेनफॉल्स कितने कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जगह में होते हैं, इंडिया में रेनफॉल यहाँ पे कैसा है, तो स्टेपीज में कैसा है, साउथ अफ्रीका का कैसा है, पंपाज में क्या, मतलब ग्रासलैंड्स भी पढ़ने हैं, वहाँ पे क्या कंडीशन है, चाइना में किस टाइप के रेनफॉल्स होते हैं. तो ओवरऑल ये मैप वाला सेक्शन का है. और मैप वाले सेक्शन के लिए मैं आपको बताते चलूं कि एक टीचर है अन अकेडमी के, उनका नाम है सुदर्शन गुज्जर. सुदर्शन गुज्जर, आंख बंद करके आप इनको मैप की क्लास को पढ़ लो, आंख बंद करके पढ़ो, ये रटवाने वाला काम करते हैं. शुरुआत की अगर आप बिगनर हो थोड़ा सा मुश्किल है, एक दो बार चीज़ों को पहले पढ़ लो, अंडरस्टैंड कर लो कि ड्यू किसे कहते हैं, फ्रॉस्ट किसे कहते हैं, एवोपोरेशन क्या है. क्लास 6 में एवोपोरेशन पढ़ना है, क्लास 6 के साइंस में कंडेंसेशन पढ़ना है आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है. क्लास 6 के एनसीईआरटी का ये सब. सोचिए आप कहाँ अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या करके बैठ चुके हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बट स्टिल हमें चीज़ें वही पढ़नी है एनसीईआरटी वाले बेस का जो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है. और ये बहुत नॉर्मल सी कॉमन सी चीज़ है, आपको इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आप एक पद पर हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर, इंडिया की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम है. लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं. अगर बारिश नहीं होगा तो किसानों को प्रॉब्लम होगी. तो वो क्या कंडीशन है और कैसे कैसे वो होता है, एज एन आईएएस ऑफिसर और एज एन ऑफिसर आपको समझना होगा कि एवोपोरेशन में क्या है, क्या क्या रीजन है, कंडेंसेशन है, इस बार बारिश कैसा हुआ, क्लाउड इस बार कैसा बन रहा है, ताकि मौसम की जानकारी आप सही तरीके से किसानों को पहुंचा सकें. और आप एक इंसान, एक ऑफिसर हजारों लाखों की संख्या में लोगों की जिंदगी पे प्रभाव डाल सकते हैं. तो इसीलिए अपने एग्जाम की तैयारी को
पॉजिटिव वे में करिए, छोड़ छोड़ करके मत करिए, कंसिस्टेंसी के साथ करिए। हर दिन 1 घंटा 2 घंटा टाइम शुरू में निकाल पा रहे हैं तो टाइम निकालिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बिल्डअप होगा। 3 घंटे से 4 घंटे करिए, 5 घंटे करिए, कुछ अपने स्किल पे काम करिए, अलोंग विथ योर स्किल कुछ हॉबीज को डेवलप करिए, बुक्स को रीड करना शुरू करिए। अब कुछ म्यूजिक अगर आपको आता है तो म्यूजिक ट्राई करिए। पूरा अपने आप को झोंक नहीं देना है ऐसी चीज में। आपको एग्जाम उतना ही कर करके करना है, एग्जाम का प्रिपरेशन थोड़ा टाइम हर चीज पे देना है, क्योंकि पर्सनालिटी को आपको खुद को डेवलप करना है। आपको अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है। आप अपने थॉट प्रोसेस में, अपने सोच और विचार में पहले लाइए कि आप एज एन आईएएस ऑफिसर इस जगह पर रहेंगे तो आप किसी चीज को डील कैसे करेंगे। कोई प्रॉब्लम आ गया आपके घर में तो तुरंत भर में चिड़चिड़ा जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, तो उस चीज को आप कैसे डील करेंगे। आप जिस जगह पे एसडीएम बनेंगे, आप डीएसपी बनेंगे और आपके एरिया में राइट हो जाएगा, इतना भारी टेंशन आप कैसे संभाल पाएंगे उस स्टेट, उस डिस्ट्रिक्ट को, उस प्लेस को आप कैसे हैंडल करेंगे जब आप अपने छोटे छोटे घर के प्रॉब्लम को लेकर के परेशान हो जाते हैं। तो थिंक लाइक दैट, हमेशा चीज़ों को रैशनल तरीके से सोचिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा होता है, क्या क्या टाइप के क्लाइमेट है इंडिया में, क्लाइमेटिक जोन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कोपियन के बारे में बहुत फेमस है, आपको इसमें समझ में आ जाएगा। कोपियन के बारे में आप पढ़िएगा, एनसीईआरटी में पिक्चर बने हुए हैं। नहीं याद हो रहा है, कोशिश करिए बार बार उसको मेमोराइज करके, और हो जाएगा। शुरुआत में फर्स्ट टाइम रीड में थोड़ा लगेगा कि हाँ कुछ पढ़े, सेकेंड टाइम रीडिंग जब आप ज्योग्राफी करिएगा तो आपको लगेगा हाँ ठीक ठीक कुछ तो समझ में आ रहा है। फिर धीरे धीरे नोट्स मेकिंग पे आइए, फिर मैं कुछ कुछ वीडियोस के बारे में आपको बता दूंगा, आप डायरेक्टली जाकर के उनको देख सकते हैं, आपके नॉलेज में 100% आपको इजाफा होगा। ठीक है, तो अब इन सब के साथ में यहाँ देख रहे हैं ग्रीन हाउसेस इफेक्ट, ये अभी चला रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है अभी। ठीक है, क्लाइमेट में बदलाव, चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है। इसीलिए देखिएगा बहुत सारे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। आप टुक टुक ई रिक्शा को देख लीजिए, वो बैटरी से चल रहे हैं। बहुत सारे अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, टू व्हीलर्स आ गए हैं, स्कूटी आ गए हैं। तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स पे भी ध्यान देना है, कौन कौन सा स्कीम लागू कर रहा है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, सॉलिसिट्स इन दी ओशियन, सीज, वेव्स, टाइड किसे कहते हैं, करंट्स क्या होता है, करंट्स में वार्म करंट्स कौन सा है, कोल्ड करंट कौन सा है, कौन सा एरिया से ये रिलेटेड है, कई बार प्रीलिम्स में पूछ देता है। हम्बोल्ट करंट कौन से एरिया से रिलेटेड है। ओशन के फ्लोर के बारे में जानना है कि समुद्र के अंदर, अब ये पानी के अंदर फ्लोर है, इस फ्लोर के बारे में आपको जानकारी रखना है। ठीक है, फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी अब अगला टॉपिक है। इसमें जो सब टॉपिक बना है फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इसमें स्ट्रक्चर, रिलीफ, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन एंड पेनिनसुलर। ये पर्टिकुलरली दिस सेक्शन में आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ना है। ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन में आपको ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है कि कहाँ से गंगा रिवर है, इंडस ब्रह्मपुत्र के बारे में, हिमालयन और पेनिनसुलर पार्ट के इंडिया के बारे में बात करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको हिमालय देखने को मिलेगा और इस वाले पार्ट को हम लोग पेनिनसुलर पार्ट बोलते हैं, और ये वाला हिमालय वाला पार्ट है। यहाँ से एक नदी फ्लो होती है, उसको बोलते हैं गंगा। यहीं से एक नदी यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में आके मिलती है, उसको बोलते हैं यमुना। यहीं से यारदुंग लोग यहाँ से, या जो चला आ रहा है नदी है, यहाँ आकर के यराकौन योमा से मुड़ता है और यहाँ से आकर के ब्रह्मपुत्र मिलता है, और ब्रह्मपुत्र एक बनाता है मैदान जो कि आसाम में है। फिर यहीं से एक रिवर निकलती है और वो रिवर निकलते हुए जाती है, उसका नाम है इंडस। इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी नदी हैं। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, तो ये रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है कि पेनिनसुलर इस वाले पार्ट में, ये जो वी शेप का इंडिया दिख रहा है, 3 तरफ से घिरा है, 1 2 3, 3 तरफ से अगर कोई लैंड मास पानी से घिरा होता है तो उसको पेनिनसुलर बोलते हैं। हिंदी में इसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। इंडियन मानसून के बारे में आपको पढ़ना है कि इंडिया का मानसून कैसा है, मानसून होता है तो किस तरफ से बारिश आता है, सबसे पहले कौन से स्टेट में बारिश आता है, झारखंड में कौन से डेट को मानसून एंटर करता है, मैकेनिज्म इसका क्या है, कैसे बारिश हो रही है, क्या कारण है, कोरियोलिसिस फोर्स क्या है, मॉनसून का आना और मॉनसून का जाना। फिर से मॉनसून आपने सुना होगा कि विंटर के टाइम पे भी बारिश होता है, वो कैसे होता है। क्लाइमेट टाइप पढ़ना है आपको, फिर से कोपियन यहाँ पे आ गया, तो कोपियन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बीपीएससी में इस पे क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली रहते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, इट्स इम्पैक्ट ऑन मेजर क्रॉप
क्रॉप्स, इंडिया में क्रॉप साइकिल, हम सबको पता है कि इंडिया की जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर एक खुद में डाइवर्स है, एग्रीकल्चर है, पोल्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, बहुत सारा है। इसमें सब डिवीजन कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, फिशरीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा क्रॉप्स के ऊपर में? क्या इंडिया में क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ी? क्या अनाज बढ़ने लगे या अनाज घट गए? लोगों में भुखमरी हो गई? जब आप क्रॉप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में आप पढ़िए एमएसपी, सॉरी एमएसपी, आप एमएसपी को पढ़िए, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को पढ़िए, आप मार्केट रिफॉर्म्स को पढ़िए। अभी रिसेंट में फार्म बिल आया था जो रिवोक कर दिया गया बाद में चल करके सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। एमएसपी पढ़िए, एमएसपी कौन कौन से चीज पे एमएसपी दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस किस चीजों पे, कौन कौन से अनाज पे दिया जाता है, वो पढ़िए। फूड सिक्योरिटी है तो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया, ये क्या होता है? राशन की दुकान से जो हर महीने आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उठाते हैं राशन महीने का, जहाँ से अनाज सस्ते 1 रुपए 2 रुपए, चावल गेहूं ये सब, वो क्या है उनके बारे में समझिए। ये सब हमारे आसपास में डे टू डे लाइफ में हम इन सब चीज़ों को देखते हैं बट हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बीइंग अ सीरियस स्टूडेंट, आप चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करिए और क्यूरियोसिटी अपने अंदर, वो जो है ना, वो साइंस के स्टूडेंट को जगाइए। हर चीज़ के लिए सवाल पूछिए, वाई करिए कि ये क्यों है, ये क्या है और फिर ये क्यों है, आंसर आपको मिलने लगेगा। नाउ नेचुरल वेजिटेशन पढ़ना होगा, इंडिया में फॉरेस्ट टाइप कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे कैसा है, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे कैसे है, कंजर्वेशन क्या है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़ेंगे आप, बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क कहाँ पे है, जैसे कि झारखंड में बात करें तो हम लोग बेतला नेशनल पार्क है, इसके बारे में पढ़ेंगे आप। तो ऐसे कर करके झारखंड के ऊपर में पूरा एक बार गो थ्रू करिए, इंडिया के ऊपर में भी पढ़िए, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से कहाँ पर है, ठीक है। मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स के बारे में, सॉइल कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं, सॉइल के कितने प्रकार होते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन कैसा होता है सॉइल का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, अगर सॉइल डिग्रेड हो गया, फसल सही से नहीं दे रहा है, तो उसमें क्या तरीका है हम लोग की उसको इम्प्रूव कर सके, मेन्योर, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें क्लास 8 के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्लास 6 से 10th की एनसीईआरटी को आप पढ़िए ना, साइंस को पढ़िए, हिस्ट्री को पढ़िए, ज्योग्राफी को पढ़िए, इन सब चीज़ों को आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और टारगेट लेके बनाइए कि एक हफ्ते में मुझे एक बुक कंप्लीट कर लेना है। अब दिन भर में आप किस वक्त में आपके पास टाइम है वो चीज़ को समझिए ना। नेचुरल हजार्ड्स के बारे में क्या क्या है, जैसे फ्लड आ गया, फ्लड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कलकत्ता को बोलते हैं हम लोग, कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में दामोदर रिवर की वजह से हमेशा फ्लड का प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर बिहार में कोसी नदी। तो हम सौरो ऑफ बंगाल, सौरो ऑफ बिहार, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर क्या रीज़न है कि फ्लड आने का यहाँ पे कारण है। अब एज एन एसडीएम, एज एन ऑफिसर, आप इस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे? ड्राउट आ गया आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे? तो आपको ड्राउट पढ़ना पड़ेगा, ड्राउट से कैसे टैकल करना है, वो कारण क्यों हो रहा है वो समझना है, साइक्लोन क्यों आते हैं, लैंडस्लाइड क्यों होते हैं, केरला में हुआ, यूके में, वो उत्तराखंड में हुआ है बहुत। तो ये सारी चीज़ें अभी करंट इश्यूज में चल रही है, न्यूज़ में ये सब चलता है, न्यूज़ में देख करके आपको पढ़ने को मिलेगा और यहाँ से न्यूज़ से ही आपका ये कवर हो जाएगा। न्यूज़ के लिए अगर आप बिगनर हैं तो शुरू में टाइम्स ऑफ इंडिया को शुरुआत करिए। जब आपने पढ़ लिया, एक आपका अंडरस्टैंडिंग बन गया, धीरे धीरे फिर आप इंडियन एक्सप्रेस या तो फिर द हिंदू को पढ़ सकते हैं। बट इन दोनों में से कोई एक को चूज करिए, फिर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत आप टाइम्स ऑफ इंडिया से कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना है चीज़ों को, यानी कि अपने ऊपर में बहुत ज़्यादा बर्डन डाल लेना है और चीज़ें नहीं हो पा रहा है, दिन भर में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। टाइम दीजिए, थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, क्लियर होगा हर एक चीज़। पॉपुलेशन की ग्रोथ, इंडिया में पॉपुलेशन जाहिर सी बात है, चाइना सबसे रैंक 1 पे, इंडिया सेकंड पे है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होने का कारण क्या है? अब यूपीएससी ने एक एग्जाम में एक सवाल पूछ लिया कि ऑप्शन दे दिया कि इन सारे कंट्रीज में से कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है या एजिंग पॉपुलेशन हो रहा है, यानी कि वहाँ की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में ज़्यादातर जो लोग हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं, ठीक है। तो एजिंग पॉपुलेशन उसको हम टर्म्स बोलते हैं।
तो वो कौन कौन से कंट्री हैं, उन्होंने इटली दे दिया, उन्होंने जापान का एग्जांपल दे दिया, उन्होंने साउथ कोरिया दे दिया। अब उनमें से आपको 1 2 2 1 1 ओनली 2 ऐसे करके ये ऑप्शन दे देते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को आपको पढ़ना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, शहरों में क्या है, गाँव में कैसा है, शहरों में क्यों ज़्यादा है, गाँव में क्यों कम हो रहा है, माइग्रेशन क्या है, डेंसिटी क्या है, कहाँ पर घनत्व ज़्यादा है, कहाँ पर है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। आपको एज, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है कि आखिर लोग रूरल से अर्बन की तरफ क्यों जा रहे हैं, रूरल एरियाज़ में क्या प्रॉब्लम है, उनको सोल्यूशन कैसे करना होगा, अर्बन एरियाज़ में क्या चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर में ध्यान देना होगा। फिर पॉपुलेशन, फिर इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट की पॉपुलेशन के साथ साथ इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो और इन्वायरमेंट भी हमारा सस्टेनेबल हो, और इन्वायरमेंट के साथ साथ हम चीज़ों को कंटिन्यू करते रहें। टाइप ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट कैसा है, रूरल अर्बन में सेटलमेंट कैसा है, गाँव में सेटलमेंट और शहरों के सेटलमेंट में क्या है, अर्बन मॉर्फोलॉजी क्या है, फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्बन सेटलमेंट क्या हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या है ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया में। तो ये बेसिकली पॉपुलेशन वाला ये क्लास 12th का जब आप एनसीईआरटीज को एक बार रीड करिएगा 11 12th के बुक में, तो आपको वहाँ पे ये डिटेल में मिलेगा। और कोई अदर कोचिंग की मटेरियल है, कोई आपके भैया हैं, दीदी हैं, किन्हीं किन्हीं जिन्होंने पढ़ा हुआ है, कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, बीपीएससी या कहीं पे भी, आप उस ज्योग्राफी के उस मटेरियल को लेकर के आप एक नोट्स बना ले, उनसे भी आपका हो जाएगा। और कभी भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है, चुपचाप गूगल करिए, गूगल में करिए और गूगल को उससे सोल्यूशन मांगिए, और गूगल पे करिए और साथ में कोशिश करिए कि गूगल में कोई टॉपिक को आपने सर्च किया और साथ में कर दीजिए फॉर यूपीएससी। हाँ, आपको अच्छे से डिटेल वो दे देंगे, ठीक है। आजकल हर जगह पे एआई का जिक्र है, चैट जीपीटी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप जाकर के डिटेल में सवाल पूछ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोई में भी। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडिया की नेचुरल रिसोर्सेज क्या है हमारे पास। अब इसमें टॉपिक है डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन, तो चलिए देखते हैं इसमें। लैंड रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो जनरल लैंड यूज कैसा हो रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड यूज कैसा है, एग्रीकल्चर है तो किस किस टाइप का हो रहा है, एग्रीकल्चर में हम क्या कर पा रहे हैं, जियोग्राफिकल कंडीशन कैसा है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स, क्रॉप्स कौन कौन से किस किस टाइम पे आते हैं, रबी क्रॉप्स क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, जायद क्रॉप्स क्या होते हैं, राइस किस में आता है, राइस के अलावा कौन कौन से हैं, वीट है, कॉटन है, कॉटन है तो कॉटन में बीटी कॉटन क्या है, बीटी इज इक्वल टू बीटी कमानी क्या होता है, बीटी ब्रिंजल क्या है। चीज़ें जब पढ़ रहे हैं तो डिटेल में जाइए, कम ही टॉपिक पढ़ेंगे बट उसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कॉटन से रिलेटेड आ गया तो सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो कॉटन किस टाइप की इंडस्ट्री है, ठीक है। शुगर केन जो है, शुगर केन पे जेपीएससी में 2 बार के जेपीएससी में कंटिन्यूसली सवाल पूछ रहा है। जूट है तो जूट कौन सा है, कहाँ पर होता है, इंडस्ट्रीज इसके कहाँ कहाँ पर है। रबर है तो रबर बोर्ड कहाँ है, टी बोर्ड कहाँ पर है, कॉफी बोर्ड कहाँ पे है। जैसे अभी मखाना का जिक्र हुआ था इकोनॉमी में, अभी जो बजट आया था तो पता चला हमें कि मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है बिहार में। तो वैसे ही सबके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देख लीजिए यूपी जेपीएससी के इस टॉपिक में शुगर केन दिया हुआ है और शुगर केन से जेपीएससी के प्रीलिम्स में 2 बारी सवाल इन्होंने पूछ लिया है। अब आपको लगेगा शुगर केन क्यों पूछ रहा है, बट नहीं, सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए यहाँ से पूछ रहा है। वाटर का रिसोर्स क्या है, अवेबिलिटी है, पानी का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। यूटिलाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियल यूज के लिए पानी का कैसे यूज कर रहे हैं, क्या इसका पर्पस है, इरिगेशन सिस्टम किस टाइप से आप कर रहे हैं, पुराना मेथड क्या था इरिगेशन का, नया मेथड क्या है इरिगेशन का, ठीक है। इरिगेशन कैसे किया करना है, सरकार क्या कोई स्कीम लाई है, कोई भी ऐसा स्कीम सरकार ने लाया है जिससे इरिगेशन को और इजी किया जा सके। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वाटर की कमी होती जा रही है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे इसको हम लोग सुधार करें, मेथड्स क्या है इनके कंजर्वेशन का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट क्या होता है। इन सब के ऊपर में शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स को गूगल पे जाइए, सर्च करिए और खुद से इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करिए, आपको नॉलेज मिलेगा। मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है। अब हम लोग मिनरल्स को पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि झारखंड में, हम सबको पता है कि अगर हम यहाँ से झारखंड को देख रहे हैं, ये हमारा झारखंड है, इस झारखंड में हमारा जो शेयर है इंडिया में, झारखंड का जो शेयर है, हम लोग नियरली 40% ऑफ जो हम लोग मिनरल एनर्जी रिच स्टेट हैं, हम इंडिया को सप्लाई करते हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, आयरन ओर क्या होता है, कॉपर क्या होता है, बॉक्साइट मैग्नीज क्या होता है, स्टील कैसे बनता है, कोयला का क्या यूज है, कोयला से ही एनर्जी को क्यों बोकारो थर्मल प्लांट में आपको यूज किया जा रहा है।
इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और घबराने की बात नहीं है, ये सब एनसीईआरटी के ज्योग्राफी में आपको मिलेगा। नॉन मेटेलिक क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक जैसे कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं, ये होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं। कोयल होते हैं तो कोयल के कितने टाइप्स होते हैं, बिटुमिनस क्या होता है, एंथ्रासाइट क्या होता है, लिग्नाइट क्या होता है, पीट क्या होता है, इनके बारे में पढ़ना है। पेट्रोलियम कहाँ से निकलते हैं, सेल गैसेस किसको बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगा, क्या चैलेंजेस है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज क्या है, जैसे सोलर एनर्जी पे इंडिया का क्या रैंक है वर्ल्ड में, विंड एनर्जी पे इंडिया क्या काम कर रहा है, बायोगैस में इंडिया क्या है, बायोगैस में क्या क्या इंक्लूड होता है, मीथेन है कि नहीं है। अभी रिसेंट में E20 हर बाइक में यूज किया जा रहा है पेट्रोल। E20 क्या है, करंट अफेयर है ये, इसी से रिलेटेड पार्ट में पढ़िएगा। E20 क्या है, कहाँ से इसका सोर्सेज है, मोलासेस, ठीक है, गन्ना का कैसे यूज किया जा रहा है इसमें, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। नेचुरल सोर्सेज में जैसे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंजर्वेशन क्या है, इंडिया के बारे में कि इंडिया में कोल कहाँ कहाँ पर है, कोयला कहाँ कहाँ पर है, कौन किस में रैंक पर है, कहाँ पे कौन से मिनरल्स हैं, कहाँ पे डायमंड पाए जाते हैं। तो बेसिकली मैप की एक बुक ले लीजिएगा जो ऑक्सफोर्ड की आती है, उस मैप में आप जाकर के आप चीज़ों को देख सकते हैं। साथ ही साथ सुदर्शन गुज्जर सर की लेक्चर को देखिए, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। बट वो लेक्चर कब काम आएगा, जब आपने एनसीईआरटी एक दो बार आपने पढ़ लिया है 6 से 12 तक। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, इंडिया के पास पैसे नहीं है अभी, तो क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या प्लानिंग कमीशन कैसे बना, कैसे इंडस्ट्री को ग्रो किया गया, कैसे पैटर्न सेट किए गए, इंडस्ट्री क्या, कौन सी इंडस्ट्री क्यों होनी चाहिए और कहाँ पर होनी चाहिए, ये सब प्लानिंग। तो डेवलपमेंट हुआ तो कैसे हुआ, क्या पैटर्न थे सिलेक्टेड का, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में देखना है, कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, पेट्रोकेमिकल्स, इन सब चीज़ों के बारे में देखना है। फैक्टर्स क्या है, इंडस्ट्री लोकेशन के लिए फैक्टर क्या है, ये ज्योग्राफी क्लास 8 की ज्योग्राफी में आपको चैप्टर मिलेगा और आराम से आप पढ़ सकते हैं। उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटी के बारे में बात की गई है। वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशंस के बारे में बात किया गया है। मॉडर्न वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल लोकेशंस क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है, कहीं पे फैक्ट्री ओपन किया जा रहा है तो क्यों है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा स्टील है, वो क्यों जमशेदपुर में ही ओपन किया गया, क्यों नहीं कि उसको रांची में ओपन किया गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब आप व्हाट और वाई से सवाल करना शुरू कर देंगे खुद से, आपको जवाब मिलने लगेगा। और बुक पढ़िएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहां से। अब फैक्ट्री बन गया, फैक्ट्री में सामान बन गया, तो सामान को पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन है तो किस टाइप का है, जहाज है, पानी वाला जहाज है, रेलगाड़ी है, गाड़ी है, कैसे पहुंचा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, रोड, रेलवे, वाटरवेज, इन सब पे कैसे आपका काम हो रहा है। रोड्स है तो नेशनल हाईवेज पढ़ना पड़ेगा, गोल्डन ट्रायंगल्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रेलवेज का एक्सपेंशन कहाँ कहाँ पे हुआ है, कैसे कैसे हैं, कितने कितने जोन्स में ये डिवाइडेड हैं। वाटरवेज हैं तो वाटरवे 1 ये कहाँ पे है, वाटरवे 2 किस किस को कनेक्ट कर रहा है, वो पढ़ना होगा। इंटरनेशनल ट्रेड्स को पढ़ना होगा, इसमें आईएमएफ भी आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक भी आ जाएगा, इसमें ब्रिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, फॉरेन ट्रेड वाला, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड यहाँ पे सवाल आपको पिछले बार जेपीएससी में देखने को मिला, WTO से देखने को मिला, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से सवाल देखने को मिला, ठीक है। सारी चीज़ बुक्स में अवेलेबल आपको मिलेगा, और थोड़ा बहुत गूगल का हेल्प लेना पड़ेगा, चैट जीपीटी का यूज़ करिए, बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको। अब झारखंड की ज्योग्राफी के ऊपर में देखते हैं, तो यहाँ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री कैसे रहा, गोंडवाना लैंड के बारे में देखिए, कैसे ये अलग हुआ, पेंजिया पीरियड में कैसा था, लोरिशियन लैंड, ये सब के बारे में ज्योग्राफी के इनिशियल स्टेज में जब आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बट ध्यान रखना है कि झारखंड को थोड़ा स्पेशल नज़र में रखना है आपको। लैंडफॉर्म्स यहाँ पे कैसे हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर है, राजमहल की हिल्स को ध्यान देना है, ड्रेनेज सिस्टम, नदियों के बारे में अच्छे से जानकारी रखनी है, कौन नदी कहाँ जाती है, कौन डैम कहाँ पर है, कौन नदी पर कौन सा फॉल है, कौन नदी किसकी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप यहाँ का कैसा है, रेड सॉइल ज़्यादा है कि एलुवियल सॉइल ज़्यादा है कि ब्लैक सॉइल ज़्यादा है, यहाँ पे जंगल कैसे पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, जंगल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, कम प्रतिशत कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, पेड़ कहाँ पर कौन से पाए जाते हैं, एग्रीकल्चर क्या है यहाँ पे, लोग इरिगेशन फैसिलिटी में क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो ट्यूबवेल से ज़्यादा पानी निकाल रहा है, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कुआं से पानी निकल रहा है, तो इरिगेशन का तरीका क्या है। दामोदर और स्वर्ण रेखा वैली प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है, स्पेशली इसके ऊपर में क्योंकि सवाल बनते हैं। मिनरल रिसोर्सेज के बारे में कि झारखंड में क्या क्या सोर्सेज हैं मिनरल्स की, कौन कौन तरह के मिनरल यहाँ पे पाए जाते हैं, इनका एक्सट्रूडिशन कैसे किया जाता है और इसका यूटिलाइज कैसे किया जाता है, किस किस चीज़ को मिला करके स्टील बनता है,
कोयला का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, ये चीज़ को पढ़ना है। यहाँ के पॉपुलेशन, झारखंड की पॉपुलेशन को पढ़ना है, यहाँ ग्रोथ कैसे हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, डेंसिटी कैसा हुआ, यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से एरिया में एसटी ज़्यादा रह रहे हैं, एससी कहाँ पे रह रहे हैं, ट्राइबल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, उनकी ज़मीन को क्यों छीना जा रहा है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पढ़ना है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पढ़ना है, ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए क्या काम सरकार कर रही है, ठीक है, कस्टम्स यहाँ पे इनका क्या है, क्या रिचुअल्स है, क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स वगैरह है, फेस्टिवल्स यहाँ पे किस किस टाइप के ट्राइबल्स मनाते हैं, इंडस्ट्रियल अर्बन डेवलपमेंट, मेजर इंडस्ट्री में आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर है, सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पर है, कॉटेज इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, लोकेशन के साथ कब बना, किसने फॉर्मेशन किया, इन सब के बारे में पढ़ना है। और पैटर्न ऑफ अर्बन सेटलमेंट ये भी पढ़ना है, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो अगर मैं झारखंड, अगर मैं बुक के बारे में आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, तो मैं आपको बता देता हूँ बुक के बारे में। सबसे पहला मैं बता देता हूँ, मैं बुक आप कहाँ कहाँ से सोर्सेज लेकर के फॉलो करिए, ठीक है। सबसे पहले बुक के बारे में बता दूं तो NCERT की आप ज्योग्राफी को उठाओ। ज्योग्राफी 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक आपको पढ़ना है, 12th क्लास तक को आपको पढ़ना है। शुरू शुरू में अगर आप चाहते हो तो टारगेट बनाओ, जैसे 6th क्लास को इसमें लो 1 वीक का टाइम, ऐसे 1 वीक से कम में हो जाएगा, 3-4 दिन, 2 ही 3 दिन में अंदर हो जाएगा अगर आप जुनून के साथ पढ़ने बैठे तो टारगेट बना लो, अपने हिसाब से टारगेट बना लो कि आपके पास कितना टाइम है। आप फ्री स्टूडेंट हो, लाइब्रेरी में हो, तो आप 6-7 क्लास की एनसीईआरटी को आप एक हफ्ते में पढ़ लोगे, लेकिन लाइन बाय लाइन को पढ़ो, छोड़ छोड़ के मत पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ना है फिर से चीज़ों को, लेकिन अभी टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। फिर 7 पढ़ो, 8 पढ़ो, 9 पढ़ो, 10 पढ़ लिया, 10 तक कंप्लीट कर लिया। अब 10 तक, 6 से लेकर के जब आपने 10 तक पढ़ लिया, अब फिर 11th की एनसीईआरटी में 2 पार्ट है, 11th की 2 एनसीईआरटी है और 12th की भी 2 एनसीईआरटी है। जब तुम 2 बार रीड कर लोगे एनसीईआरटी को, तुमको खुद रियलाइज हो जाएगा कि अरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें ही हैं। तो 9th वाली एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर 11th 12th वाली तो है ही। तो अगर मैं देखा जाए तो बताऊं आपको, 6 की बुक, 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 टोटल आपकी बुक हो गई एनसीईआरटी की 4 4 8 और एक 9, टोटल 9 बुक है जो इंपॉर्टेंट है। इन 9 बुकों को आपको टाइम टू टाइम हर 2-2 महीने पे रिवाइज करते रहना है, पढ़ते रहना है। अगर आप इनसे नोट्स आपने बना लिया तब तो फिर बल्ले बल्ले, नोट्स बना लीजिए, रिवीजन करते रहिए। कोशिश करिए एक चैप्टर, जैसे कि 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक है मान लीजिए, उसमें टोटल मान लीजिए 70 पेजेस हैं, 60 पेजेस हैं, कोशिश करिए 10 पेज में आप अपना नोट्स बना लीजिए, छोटा छोटा बनाइए, बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस पे दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्वेश्चंस वगैरह है। ये 2024 का, 2024 के पेपर का क्वेश्चन है, मेंस का, ठीक है। यहाँ से आपको दिया हुआ है कि निर्देश संख्या में अनिवार्य है जिसमें 2 अंक आपको मिलेंगे, और परीक्षार्थी 4 दीर्घ प्रश्नों उत्तर में से किन्हीं 2 का उत्तर दे। यानी कि आपको 20 एमसीक्यू, यहाँ पे 10 एमसीक्यूज देखने को मिल रहा है जो 20 मार्क्स का है, और 4 बड़े बड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनमें से 2 आंसर करना है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देख लें कौन सा कहाँ पर है। घाघरा रिवर कर्ड्स डीप गॉर्जेस एट, घाघरा रिवर है तो घाघरा रिवर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो नदी के ऊपर में हमने देख लिया टॉपिक में। डिक्लेयर्ड एज अ सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने बताया आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में दिया हुआ है, सिलेबस से सवाल है, देख लिया, सिलेबस में भी डिस्कशन किया, ये दोनों टॉपिक सिलेबस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू भारत दल इज इनकरेक्ट, भारत दल के बारे में पूछा है, भारत दाल पूछा है, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, भारत दाल पूछा है। तो एग्रीकल्चर के अंडर ये फिर टॉपिक ये आ गया। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच के बारे में ये पूछा है, कि यहाँ पे पावर प्लांट्स पूछ लिया, यानी कि एनर्जी के ऊपर में इन्होंने पूछ लिया, पावर स्टेशन, एनर्जी, अगेन एनर्जी जो टॉपिक है ये अगेन सिलेबस से ही हमें मिला है, ठीक है। देख रहे कहाँ पे कैसे कैसे सवाल आपको मिल रहा है, ठीक है। फिर आप देख लीजिए यहाँ पर ऑयल सीड प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, झारखंड के बारे में, झारखंड की एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल पूछ दिया है 2022-23 से रिलेटेड। वाटरफॉल पूछ दिया है आपसे, रिवर्स पढ़िएगा तो वाटरफॉल मिलेगा। ट्राइब के बारे में पूछ दिया है। फिर आपको झारखंड लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ विच सिल्क, देख रहे हैं, हमने भी कॉटन देखा, जूट देखा, हम इन सब में तो सिल्क भी पूछ लिया है, सिल्क के बारे में पढ़ना है। फिर एग्जामिन द पोटेंशियल, अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में हम देखते हैं, एग्जामिन द पोटेंशियल एंड चैलेंजेस, सोलर एनर्जी, देख लिए एनर्जी, सोलर एनर्जी इसमें टॉपिक ही था सिलेबस में, सिलेबस का ही, तो सिलेबस से बाहर कहीं भी नहीं है, एनर्जी है तो एनर्जी में सोलर दिया हुआ है, हाइड्रो दिया हुआ है, इन सब में सोलर पे पूछ लिया।
how government intervention might help toward the adoption and expansion of solar energy and major energy sources। गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या मदद कर रही है, ऊर्जा के इस स्रोत को अपनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट का आप एज एन आई ऑफिसर बनेंगे तो आप इस चीज़ के ऊपर में कैसे आंसर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। वेजिटेशन सिलेबस का टॉपिक दिया हुआ है, वेजिटेशन साफ साफ लिखा हुआ है, बस इन्होंने डिस्कस करने के लिए पूछ लिया है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर में और कहाँ कहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो जब आप वेजिटेशन पढ़ेंगे इंडिया का ओवरऑल तो आपको सारे वेजिटेशन को पढ़ना पड़ेगा, तब ये आप आंसर कर दीजिएगा। इसने कहा है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन। तो आपने जब वेजिटेशन पढ़ा तो आपने ट्रॉपिक के ऊपर में, ट्रॉपिकल के ऊपर में और टेम्परेट साइक्लोन, मैंने बताया था साइक्लोन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो साइक्लोन को पूछ लिया कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल में क्या डिफरेंस है। अगर आपने साइक्लोन को अच्छे से कवर किया होगा तो इसका आंसर आप दे देंगे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द रीजन्स अफेक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन सॉइल इरोजन, फिर से सिलेबस का टॉपिक। झारखंड का क्या है, डिस्कस करिए मेजर कॉज ऑफ इरोजन, इरोजन कैसे। जब आप इरोजन के टॉपिक को तैयार करिएगा मेंस के लिए तो आप उसमें देखेंगे कि क्या इसका मेजर कॉज क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। इस चीज़ के ऊपर में भी आप काम करेंगे और डेफिनेटली जब आपने इसके ऊपर में सिलेबस को एक बार नोट डाउन कर लिया, बना लिया, बार बार रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका कंफर्म है कि एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो आप मेंस का अगर एक बार हो गया तो प्रीलिम्स का तो हो ही जाएगा। तो अगर मैं बुक की बात करूं तो मैं फिर से बता देता हूँ, सिक्स से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी को पढ़ ले। झारखंड के लिए आपकी बुक जो है उड़ान वाली जो किताब है, उड़ान वाली जो किताब है मुझे लगता है ये सफिशिएंट है। इससे आपका कवर हो जाएगा, प्रीलिम्स के लिए भी कवर हो जाएगा, प्री के लिए भी हो जाएगा और मेंस के लिए भी हो जाएगा। साथ ही साथ साथ ही साथ आप गूगल का यूज़ करिए, कोई भी प्रॉब्लम है गूगल का यूज़ करिए, और ख़ास करके तो मैं बोलूँगा चैट जीपीटी का तो यूज़ करिए। कोई भी जो भी आप चाहते हैं, आप डीप सीक भी यूज़ कर सकते हैं, परप्लेक्सिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी यूज़ करके आप अपने टॉपिक को, अपने कंटेंट को रेडी करिए। जहाँ तक हो सकेगा वहाँ मैं हेल्प करूँगा आपकी। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो पूछने के लिए मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो मुझे बताओ, मुझे फीडबैक दो, कमेंट करिए, मुझे बताइए कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या और मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिन्हें इनकी ज़रूरत है इस वीडियो को, उनके साथ शेयर करिए। इस इनिशिएटिव के साथ